नमस्कार, मैं अनुज कुमार। अपनी माटी के इस एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम टमाटर को रोगों से बचाने पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम पौधारोपण पर भी गुफ्तगू करेंगे, वहीं गन्ना किसानों की समस्याओं पर भी एक नजर डालेंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। प्रदेश में टमाटर उगाना आम है। हर आंगन या क्यारी में आपको टमाटर मिल जाएगा। आखिर क्या है टमाटर को सहेजने का सही तरीका, जानते हैं। टमाटर को रोगों से कैसे बचाना है, इस फसल का प्रबंधन कैसे करना है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए अपनी माटी टीम नौणी यूनिवर्सिटी पहुंची। वहां हमने डॉक्टर नरेंद्र भारत से बात की। बरसात में गर्म होता है, वहाँ पे बकाई रावट आती है। तो ये दो रोग जो है अब बरसात में आने वाले सीजन में काफ़ी जो प्रमुखता से आते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूँ कि वो आजकल ही उसकी तैयारी जो है आपको करनी होगी। एक तो ये है कि आपको जो आपका जो पौधा है, उस पौधे को आपको जो है उसके, क्योंकि ये जो रोग है, ये रोग जो है वो नीचे से जो है वो ऊपर को जाता है, मिट्टी में होता है ये रोग। और मिट्टी से अगर आप देखेंगे तो इसमें अब ये शुरू हो गया। मैं आपको के लिए दिखाना चाहूँगा। तो ये जो टमाटर का फल है, सबसे नीचे वाला फल था ये क्या हुआ कि इसका जहाँ ये नीचे को झुका होता है, उधर से ही जो है रोग जो है, बाकी में अब ये नहीं है, लेकिन यहाँ से शुरू हो गया है ये रोग। क्योंकि अभी बारिश हुई थी तो उस वजह से ये रोग यहाँ पे लग गया। तो क्योंकि जो इस रोग के जो बीजाणु हैं, जो इस फफूंद के, ये फाइटोप्थोरा नामक फफूंद से होता है, वो क्या होता है कि उसके स्पोर जो होते हैं वो मिट्टी में होते हैं। पिछली साल के जो आपके जो सड़े हुए फल आपने इसमें पड़े होंगे, उसकी वजह से वो रोग के जो बीजाणु है वो मिट्टी में हैं। जैसे बारिश होगी, बारिश की बूंद गिरेगी और बूंद के साथ जो है मिट्टी जो है वो स्प्लैश करके या उछल के आएगी और वो फल के निचली तरफ वो चिपक जाएगी पानी के साथ। उससे क्या होगा कि वहाँ से जो है वो रोग की शुरुआत हो जाती है। या जो पत्ते नीचे होंगे, सबसे नीचे, उन पत्तों से वो रोग की शुरुआत हो जाती है। बकाई रावट जो है वो पत्तों पे नहीं आता, लेकिन जो लेट ब्लाइट है वो पत्तों पे भी आता है। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि आजकल ही अब आपके अगर टमाटर आपका है तो आपके नीचे से जो आपकी जो इसका टमाटर का जो पौधा है, उसके कम से कम 15-20 जो सेंटीमीटर तक जो है, आप जितने भी आपके टहनियाँ हैं या पत्ते हैं जो चांस है कि ज़मीन से लग जाएंगे या टच हो जाएंगे, उनको आप काट दें। का ये फ़ायदा है कि फिर जो रोग है, और अभी इसमें तो मल्चिंग नहीं की है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मल्चिंग, कोई घास या कोई भी जैसे कोई और मल्चिंग इस पर बिछा दें। उससे क्या होगा कि एक बैरियर बन जाएगा ज़मीन के और पौधों के बीच में, और जो नीचे जो रोगाणु है वो उछल के पौधों पे नहीं आएंगे। ये जब आपका घना ज़्यादा पौधे की टहनियाँ घनी है, उसमें धूप नहीं लग रही है, जो भी मॉइस्चर ज़्यादा होगा उसकी वजह से ज़्यादा फैलता है। तो उसको भी जो ये जब ये टहनियों में गैप होगा या तो हवा का जो है आवागमन होगा इससे, उससे क्या होगा कि जो सरफेस है पत्तों का भी और टहनियों का भी, वो जो है वो सूखा रहेगा। उससे क्या होगा कि इस रोग का जो बढ़ोतरी है वो बहुत कम होगी। साथ में ये ज़रूर करें कि जैसे ये फल है जो ख़राब हुआ है, ये सड़ा हुआ जो फल होगा, ये नीचे जो गिरा होगा, तो मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि जो बकाई रावट वाले या लेट ब्लाइट वाले फल जो नीचे गिरते हैं, क्योंकि बरसात में फिर उनको उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जैसे ही वो गिरे तो स्प्रे पे एकदम नहीं जाएं। सबसे पहले उन सारे फलों को जो है वो इकट्ठा करें और कहीं कोने में ले जाके उनको जो है वो गड्ढा बनाएं और वो सारे जो सड़े फल हैं उनको उसमें डाल के और उसको ऊपर से मिट्टी ज़रूर ढकें। उससे क्या होगा कि जो भी आपके फल है, जो आपके इस वर्ष भी जिसने फफूंद ने फैलना था वो भी, और साथ में जो अगले साल के लिए फफूंद ने जाना था, वो सारा के सारा फफूंद जो है वो आपने एक जगह ढक दिया, और उससे जो है आपका सारा जितना भी रोग के जो कारक हैं वो आपने कम कर दिया। क्योंकि एक फल में जो अगर आप इसमें देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में इसमें बीज होते हैं फफूंद के, जिससे कि रोग जो है, आप ऊपर तो स्प्रे करते रहेंगे लेकिन वहाँ से रोग जो है वो बीज जो है उसके जैसे ही बारिश पड़ेगी उसके ऊपर गिरेगी, उसे उछलेगा और वो इसके ऊपर आता रहेगा। खरपतवार नहीं है तो ऐसा ही आपने करना है कि अपने खेत में खरपतवार नहीं होने देने की। खरपतवार से जो है ये रोग और ज़्यादा फैलते हैं। ये आपने रखने उतने रख के और इसकी साफ़ सफाई करके, ताकि जो हवा का आवागमन उसके थ्रू होता रहे और उसका सरफेस जो है सूखा रहे।
क्योंकि बरसात में थोड़ा सा ही समय मिलता है पौधों को ड्राई होने के बीच बीच में जैसे, तो वो उस समय जो है वो पौधे का सरफेस जो है सूखा भी होना चाहिए ताकि इस रोग का फैलाव नहीं हो। और सलाह देते हैं कि दवाइयों का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो हमारी जो सलाह है वो है कि हम मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, जैसे रिडोमिल नामक दवाई है और साइमोक्सेनिल प्लस मैंकोजेब दूसरी दवाई है, आप उनका जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर या 35 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जो है उनका छिड़काव भी आप कर सकते हैं। और आप मैंकोजेब नामक दवाई का भी आप इतनी ही मात्रा में उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर करें कि बरसात जिस खेत में ये रोग जो मैं काली टिक्की की बात कर रहा हूँ ये पहले से था, पिछले साल अगर आपने देखा होगा वो रोग था, तो इस वर्ष आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ष आपको ये बरसात से आने से पहले हफ्ता भर पहले, अगर आपको जैसे प्रेडिक्शन होती है कि बरसात आने वाली है 1 हफ्ते बाद यहाँ पहुँच जाएगी मानसून, उससे पहले ही आप इस दवाई का जो है एक छिड़काव पहले ही कर लें जिसके खेत में ये पिछले साल ये बीमारी आई थी। उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो भी इनोकुलम थोड़ा बहुत आया होगा वो वहीं पे ही हो शुरू का जो है इसका, क्योंकि शुरुआत जो होगी बीमारी की उसमें शुरू में ही आप इसके काफ़ी हद तक इसके इनोकुलम को आप कंट्रोल कर लोगे। कि इस वर्ष आपको ये बरसात से आने से पहले हफ्ता भर पहले, अगर आपको जैसे प्रेडिक्शन होती है कि बरसात आने वाली है 1 हफ्ते बाद यहाँ पहुँच जाएगी मानसून, उससे पहले ही आप इस दवाई का जो है एक छिड़काव पहले ही कर लें जिसके खेत में ये पिछले साल ये बीमारी आई थी। उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो भी इनोकुलम थोड़ा बहुत आया होगा वो वहीं पे ही हो शुरू का जो है इसका, क्योंकि शुरुआत जो होगी बीमारी की उसमें शुरू में ही आप इसके काफ़ी हद तक इसके इनोकुलम को आप कंट्रोल कर लोगे। और उससे जो है आगे बरसात, क्योंकि बरसात के समय में फिर बीमारी को कंट्रोल कर पाना और स्प्रे कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बीमारी को जो है वो एक वातावरण मिलता है उसको पनपने का। तो अगर जितने नंबर्स में इनोकुलम ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा वो फैलेंगे। अगर इनोकुलम का नंबर, इनोकुलम मतलब जिनसे वो बीमारी जो कीटाणु के बीज हैं जिनसे बीमारी होगी, अगर वो कम मात्रा में होंगे तो वो कम ही बीमारी आगे फैलेगी। तो मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि ये सारा काम जो है आप आजकल बरसात आने, क्योंकि अब आपको पता है कि 20-25 तारीख के बाद जो है होते, तो उससे पहले ये सारा काम जो आप कर लें। नर्सरी की स्टेज में हम ध्यान जरूर दें कि नर्सरी में कुछ बीमारियां हमने देखा है, पाया कि कुछ बीमारियां जो है नर्सरी से चल के जो है वो हमारे खेत में आती हैं। तो उसके लिए आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है कि नर्सरी में जो है वो कई लोग क्या करते हैं कि नर्सरी ले लिया और उसमें लिया और सीधा लगा दिया पौधा। तो नर्सरी में भी आप छांट के देखें पौधे की, पौधे में कोई उसकी डंडी में कोई काला दाग तो नहीं है, उसके तने के पास कोई, क्योंकि एक इसमें तना सड़न रोग आता है, इसमें जो कॉलर रॉट भी जिसको बोलते हैं वो आता है, वो उससे ही आता है, नर्सरी से ही आता है। और साथ में वायरसेस जो हैं 2 दिनों में जो है वो बरसात से एकदम पहले जो है पत्ते धब्बे रोग जो है, और ये जो मैंने बताया आपको काली टिक्की रोग की शुरुआत इसमें हो जाती है। तो इन रोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे इनको रोकना है और अगले आने वाले समय में बरसात में रोगों का प्रकोप और अधिक ना बढ़े उसको आपने आज ही क्या तैयारियां करनी है उसके लिए मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इन जो भी मैंने आपको सलाह दी इसके ऊपर आप अमल करेंगे और अपने खेतों में बीमारियों के प्रकोप को जो है वो कम करेंगे। हिमाचल में मिशन बेम्बू रफ्तार पकड़ रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर में बांस के कई बूटे पहुंच भी गए हैं। कृषि विभाग हमीरपुर के पास राष्ट्रीय बैम्बू मिशन योजना के तहत पौधों की खेप पहुंचना शुरू हो गई है। जिला भर में बरसात के मौसम में 12,571 पौधे बैम्बू के लगाए जाएंगे। किसानों को ये पौधे 50% अनुदान पर बांटे जाएंगे। पौधों की खेप देहरा और पालमपुर से मंगवाई गई है। किसानों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ये पौधे वितरित किए जाएंगे। अकेले कृषि ब्लॉक हमीरपुर में बैम्बू के 943 पौधे पहुंच गए हैं। किसानों को प्रति पौधा 18 रुपए में मिलेगा। कोई भी व्यक्ति ब्लॉक में आकर इन पौधों को खरीद सकता है। कृषि विभाग की माने तो हमीरपुर ब्लॉक में बीते वर्ष भी 2100 पौधे बैम्बू के लोगों को वितरित किए गए थे। लोग भी बैम्बू के पौधे सब्सिडी पर मिलने पर खासे उत्साहित है। ये पौधे विभाग के पास राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के तहत आए हैं। ये हमारे ब्लॉक को 2100 और 900 टोटल 3050 पौधे आए हैं।
2100 पौधा पिछले साल टमाटर आया था। टमाटर आप पैक कर दिए वाला और वो हमने साल ही फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे सब्सिडी पर। और इस साल भी हमारे पास जो बूटे आए हैं 943, उनमें से ये 35 रुपये पर बूटे के हिसाब से आया। ये 50% अनुदान पर फार्मरों को वितरित किए जाएंगे। मंड इलाके के कई किसानों ने मुकेरियां मिल पर भरोसा जताया है। हाल ही में मिल प्रबंधकों और किसानों की मीटिंग हुई, आइए देखते हैं। शुगर मिल मुकेरिया ने मंड के किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी पेमेंट रेट और समय पर पर्ची देने वाली समस्याओं का जल्द समाधान होगा। इस पर किसानों ने भी प्रबंधकों को यकीन दिलाया है वे सिर्फ मुकेरिया मिल को ही अपना माल बेचेंगे। इस बारे में मिल के मुख्य प्रबंधक संजय सिंह ने बाबा केलू मंदिर के प्रांगण में एक किसान गोष्ठी की। इसमें गन्ना दफ्तर ठाकुरद्वारा डिवीजन के अधीन पड़ते समस्त गांवों के गन्ना काश्त किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों ने समय पर पर्ची ना मिलना, समय पर गन्ने की पेमेंट ना मिलना, गन्ने की पेमेंट पर कटौती व किराए के मसले रखे, जिस पर मुख्य प्रबंधक संजय सिंह ने किसानों को कहा उनकी सारी समस्याओं को हल किया जाएगा। बेसिकली मीटिंग तो ये हम साल में जो मीटिंग हर साल करते हैं गन्ना विकास के लिए, आने वाली गन्ने की जो बिजाई है 80 पत्ते की गन्ने की बिजाई उसके लिए भी है। साथ के साथ कुछ जिम्मेदारों के अपने क्वेश्चन थे, जैसे 50 रुपये कुंटल इन्हें पिछले गत वर्षों में पंजाब गवर्नमेंट ने अपने एरिया के जिम्मेदारों को 50 रुपये प्रति कुंटल एक्स्ट्रा पेमेंट दिया था, लेकिन वो हिमाचल को नहीं मिल पाया। वो गवर्नमेंट का अपना वो था, उसमें हालांकि कुछ जिम्मेदारों ने कोशिश की। एक वो इशू था उनका, एक यहाँ पर कुछ फैक्ट्री कंडे लगाने की बात जिन्होंने करी, इस एरिया को नोटिफाइड से बाहर करके और हम गन्ना खरीदें। ऐसी फैक्ट्री जिसकी दूरी इससे करीब 150 किलोमीटर 140 किलोमीटर दूर है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी गई कुछ जिम्मेदारों ने अपना निजी स्वार्थ को लेकर। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ गई मीटिंग करने के बाद कि यार ये तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन हट जाने का हमें इसके कितने बड़े साइड इफेक्ट है। बाकी इस एरिया में जो हमारा 429 नोटिफाइड एरिया हो, 429 विलेज हैं नोटिफाइड, जो सुविधा उन पिंडों को दी जा रही है सेम सुविधा इनको दी जा रही है। और जो हमारा पेमेंट करीब 87% पेमेंट हमारा हो चुका, बाकी पेमेंट हम जल्दी ख़त्म कर देंगे और अगले सालों में पेमेंट की समस्या भी नहीं रहेगी। बाकी गन्ना खरीद जो है कैलेंडर सिस्टम से है, 100% उसमें पारदर्शिता है। हर जिम्मेदार को उसका अधिकार उसके मोबाइल पर मैसेज द्वारा पर्ची की जानकारी उसको हो जाती है। ऐसे जैसे उसके खाते में पेमेंट जाता है तो उसकी जानकारी उसको मोबाइल पर हो जाती है। ओवरऑल जब हम यहाँ शुरुआत करी तो यहाँ से मात्र 18 से 20 ट्रॉली गन्ने की सप्लाई होती थी। आज एरिया में गन्ना बढ़ने का या मुकेरिया मिलने का सिस्टम बनाया तो उसमें आज करीब 35 से 40 ट्रॉली तक इस एरिया से मुकेरिया शुगर मिल को गन्ना जाता है। तो निश्चित यदि गन्ने का रकबा बढ़ा है तो किसानों ने कहीं ना कहीं शुगर मिल के कार्य को सराहा है और मिल को अच्छा माना है। शुगर मिल अपने 100% ईमानदारी के साथ तोल मोल बोल जो हमारे ग्रुप के चेयरमैन साहब CDP यादव जी के शब्द हैं उन पर कायम है। कभी आज तक इस फैक्ट्री में किसी को गठतोली को लेके या यार्ड की व्यवस्था को लेके कभी कोई परेशानी नहीं आई। स्टाफ अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करता है। बाकी यदि कोई छोटी मोटी कोई कमी या कोई बात आती है उसको समय समय पर मैनेजमेंट संज्ञान में आने के बाद उनको दूर करता है। धन्यवाद। हिमाचल में औषधीय पौधों की खेती के लिए बड़ी मुहिम चल रही है। इसी कड़ी में क्लस्टर बनाकर खेती पर जोर दिया जा रहा है। संजीवनी परियोजना के तहत जिला ऊना में औषधीय पौधों के रोपण के लिए किसानों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ग्राम पंचायत बेहड़ जसवा में मोरिंगा का पौधा लगाकर की। डीसी ने कहा विश्व भर में औषधीय पौधों का एक बहुत बड़ा बाजार है तथा बाजार में इनसे तैयार किए गए उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए ऊना जिला में औषधीय पौधों के रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेहड़ जसवा में मनरेगा के तहत 85,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनमें 17,400 पौधे मोरिंगा के तथा 68,450 पौधे अश्वगंधा के शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में ग्राम पंचायत बेहड़ जसवा के 22 किसानों का चयन किया गया है, जिनकी भूमि पर पौधारोपण होगा। इस ग्राम पंचायत के एरिया में 22 फार्मर्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 85,000 प्लांट्स जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं कालमेघ मोरिंगा अश्वगंधा के लगाएंगे और इन प्लांट्स की जो है मार्केटिंग की भी व्यवस्था DRDA के माध्यम से और
मैडम रीवा सूद जो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनके माध्यम से जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। हम आशा करते हैं कि ये जो ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स के क्लस्टर यहाँ पे जब सक्सेसफुल होंगे तो जो फार्मर्स हैं यहाँ पे उनको एक अल्टरनेटिव इनकम का माध्यम भी मिलेगा। साथ में इन प्लांट्स की बहुत अच्छी मार्केट जो है वो वर्ल्ड ओवर एग्जिस्ट करती है और उसको बस एक्सप्लोर करने की हमें एक ज़रूरत है। और यहाँ जो क्लस्टर है वो इस दिशा में एक बड़ा कदम आज लिया गया है इस क्लस्टर के माध्यम से। और अब चलते चलते हमीरपुर में इस बार लगाए जाएंगे 45,000 फलदार पौधे, ब्लॉकों में पहुंचने लगी खेप। बाहरी राज्यों से आने वाले टमाटर ने मायूस किए किसान, सोलन में मिल रहे औने पौने दाम। कोकसर से उदयपुर तक सब्जी उगाने में जुटे नेपाली, इस बार पट्टे पर जमीन लेकर कर रहे खेती। एपीएमसी ने अपने हाथ लिया पतली कूल सब्जी मंडी का निर्माण कार्य, ब्लूप्रिंट पर हो रहा काम। आज के अपनी माटी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। नमस्कार।